student, my name is Avinash Kishore and student know me with name Avian sir, and I am present here today with the video solution of JEE Main 2021 held on 20th July first shift. Okay, तो जो क्वेश्चन पेपर है ये NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में जो क्वेश्चन पेपर है उनके वीडियो सोल्यूशन में लेकर आया हूँ आपके सामने. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, ये रहा. The radiation corresponding to 3-to-1 transition of a hydrogen atom falls on a gold surface to generate photoelectron. These electrons are passed through a magnetic field of 5 × 10⁻⁴ Tesla. Assume that the radius of the largest circular path followed by these electrons is 7 mm. The work function of the metal is. देखिए इसमें दो कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है क्वेश्चन को, तो आपको देखना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है. पहले ये समझो, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट हुआ करता था उसमें क्या होता था कि यहाँ से एक फोटोन इंसिडेंट किया जाता था. फोटोन की एनर्जी कुछ ई होती थी और इस एनर्जी का कुछ एनर्जी इसके वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो जाता था और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता था, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेट से काइनेटिक एनर्जी ले लो, इतनी हुआ क्या करती थी. तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता था, ये जो E है इसको लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन. सही है, तो वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, वर्क फंक्शन निकलेगा जो एनर्जी इंसिडेंट किया माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे. अब इसी कंसेप्ट को यूज करना है, लेकिन इन दोनों के वैल्यूज अलग अलग तरीके से दिए गए हैं. सबसे पहले एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी आप कहां से निकालेंगे, जो ट्रांजिशन होता है 3 से 2 तक उसका जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी आपको यहाँ पे पुट करना है. उसके बाद ये जो रेडियस है, रेडियस 7 mm, तो 7 mm रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मैग्नेटिज्म का भी कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा. तो याद है आपको क्या करते हैं, R = mv/qv, ये R होता था. यहाँ से mv की वैल्यू आप निकाल सकते हो, qbr = mv. अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे बच्चों, हाफ mv², है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं p²/2m, और ये p हो गया तो p²/2m. एक्चुअली दोनों एक ही बात है. तो इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, E पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेडियस पता है. सारे वैल्यूज डालोगे तो k निकल आएगा. और ये कैसे निकलेगा, एनर्जी का गैप वाले वैल्यू से. मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके, यहाँ फाइनल रिजल्ट आपके सामने. तो 3 से 2 जाने पे 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप मिलेगा. कैसे आता है पता है आपको, -13.6/n². ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी लेवल वाले में, एनर्जी शेल में. सही है, तो 2 से 3 का जो ट्रांजिशन है इसका जो गैप है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.89. ठीक है, तो ये हो गई E की वैल्यू. उसके बाद रेडियस का वैल्यू सॉल्व किए तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैंने ये भी डिवाइड कर दिया 1.6 × 10⁻⁹. अब दोनों को माइनस करोगे वर्क फंक्शन आ जाएगा. सही है, तो दो कंसेप्ट मिक्स वाला ये क्वेश्चन था. ठीक है, एक बार फिर से देख लो सोल्यूशन को. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन इज, if A and B are two vectors satisfying the relation A dot B is A cross B, then find the value of A minus B. तो देखो जब आप क्रॉस और डॉट आपको गिवन है कि दोनों बराबर है, इसका मतलब एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा आता है, यहाँ पे sin थीटा आता है. थीटा मिल गया, बस इस फॉर्मूले में रख दो. देखो क्या है फॉर्मूला, 45 डिग्री. अब A माइनस B का क्या होता है, A² B² - 2AB cos थीटा. थीटा कितना है 45 डिग्री, cos 45 हो गया 1/√2 and this √2 gets cancelled up, it becomes √2 on the top. Very simple question. ठीक है, next question. Alright, next question is the value of current in the 6 ohm. इस 6 ohm में कितना करंट जा रहा है ये बताना है आपको. तो आप यहाँ पे 0 वोल्ट अज्यूम कर लीजिए और यहाँ पे V वोल्ट अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, और बैटरी के कारण यहाँ पे 140 वोल्ट हो जाता है और यहाँ पे 90 वोल्ट हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा लीजिए
कि ये एक नोड है ना, नोडल मेथड अगर आपको याद हो, तो सारे करंट को अज्यूम कर लो कि आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग करंट का सम क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। ये रहा, केसीएल लगाया आपने यहाँ पर, तो यहां से करंट कितना फ्लो करेगा, ये ऐसे रो नहीं है, V माइनस 0/6 कैसे किया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ वाली करंट निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे करंट कैसे निकालोगे, सारा करंट इधर से निकलता हुआ ही मानते हैं, तो ऐसे निकालोगे तो V माइनस 140, तो V माइनस 140 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 20, अच्छा सॉरी ये देखो है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस V माइनस 90, तो V माइनस 90/5, इनको सॉल्व करोगे V की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था करंट, तो करंट यहाँ की वैल्यू क्या होगी बताओ, V माइनस 0/6, ठीक है, ये होगा। V की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना आया 60 की वैल्यू डालो, 6 से डिवाइड करो, करंट आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कम से कम जो आपके कंसेप्ट हैं पुराने उनको आप यहाँ पे सेट कर सको। ऑलराइट, तो ये रहा सोल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए खुद ही। न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल और इसके रेडियस का रेशियो बताना है। काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, कई बार आ रहा है जेईई मेंस में, पुराने शिफ्ट में भी आया है और पुराने अटेम्प्ट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी कॉमन सा कंसेप्ट है। देखिए क्या होता है, रेडियस का आपको इन दोनों का चार्ज और मास दोनों पता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेडियस होता है mv/qb, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था mv/qb, और mv की जगह क्या लिखेंगे, √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी। ये कहां से आया, इसको ऐसे समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, और p इज इक्वल टू mv होता है, तो यहां से v इक्वल टू p/m हो गया, इसको यहां पुट कर दो, तो p² अपॉन m² हो गया, p² है ये, ठीक है, ये दोनों कट गए, तो क्या आ गया, p² अपॉन 2m इज काइनेटिक एनर्जी। तो इस 2m को इधर भेज दो, तो 2mk का अंडर रूट इक्वल टू p, तो ये हो गया मोमेंटम √2mk, तो mv इज p, तो √2mk लिख सकते हैं वहां पे। ऑलराइट, और मैग्नेटिक फील्ड qb आ गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों में सेम है, तो ये वाला पार्ट आपने हटा दिया। अब ये ड्यूट्रॉन है और ये अल्फा है, ठीक है, नहीं ये भी ड्यूट्रॉन ही होगा, ये ड्यूट्रॉन है। तो बस आप देख पा रहे हो ध्यान से कि यहाँ √m और q के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, √m और q के, सही है। तो √m और q इधर आ गया, अल्फा और q इधर चला गया, दोनों की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया √2, सिंपल। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये बहुत कॉमन सा है, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, इसमें हाफ लाइफ गिवन है दो पार्टिकल के जो कि साइमल्टेनियस एमिशन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर ये A है न्यूक्लियस, तो A से B और A से C दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसमें λ1 है और इसमें λ2 है, मान लो हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये डीके कांस्टेंट है, तो इसको पैरेलल बोलते हैं ना, ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो लैम्डा नेट क्या होगा, दोनों का लैम्डा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ऑलराइट, तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आता है। ये दोनों पैरेलल हो गए, तो लैम्डा की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, ln2/t½ है ना, मैं मान के चल रहा हूँ, ये सब बेसिक आपको पता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू ln2/t½ एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू ln2/1400, इसका 700 गिवन था, λ1 आ गया, तो नेट लैम्डा क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दो। ऑलराइट, ऐड कर दो, तो ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 3 ln2/1400 आ रहा है। और अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि वन थर्ड डिसइंटीग्रेट होने के लिए, देखो क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर विच 1/3 ऑफ द मटेरियल रिमेन्स, ठीक है ना, तो डिसइंटीग्रेट होकर 1/3 रह गया,
तो लैम्डा की जगह नेट लैम्डा आपको लगाना है, बस वैल्यू यहाँ से पता है, दोनों साइड लॉग ले लो और क्वेश्चन में ln3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। चलो तो ये माइनस स्विच होने पे कि कैंसिल हो जाता है, सारे वैल्यूज डाल दो, आंसर लगभग 740 ईयर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि अगर आप अर्थ से मार्स के तरफ, मार्स नहीं जुपिटर है शायद, नहीं मार्स है, हाँ ठीक है, अर्थ से मार्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो जो वेट है उसका इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो जब आप अर्थ में थे तो कितना उसका वेट था, mg था, g अर्थ वाला, और जब आप मार्स पे पहुंचे होंगे तो मास इंटू g मार्स वाला g। अब दोनों का जो g है वो गिवन है, एक का 10 है और एक का 4 है। अच्छा, मास कितना है 100 kg, तो अर्थ पे जब होगा तो mg करोगे तो 100 इंटू 10 करोगे तो 1000 हो गया, और 4 इंटू 100 करोगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो जब शुरुआत कर रहा है तो चलो भाई साहब ठीक है, अर्थ से 1000, और फाइनली जब पहुंचना है तो मार्स पे पहुंचना है, तो मार्स पे 400 पहुंचना है, तो फाइनल सारे तो बी पे पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या वो लीनियरली पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि g की जो वैल्यू होती है वो gm/r² होती है ना। तो r वेरी कर रहा है तो नेट जो g की वैल्यू होगी वो उनका सुपरपोजिशन होगा, इसका मतलब लीनियर तो नहीं होने वाला, तो ये कैंसिल हो गया, a नहीं होने वाला। अब बाकी सारे कर्व है, तो समझना ये है कि इनका मास क्योंकि अलग अलग है, अर्थ का मास और मार्स का मास अलग अलग है, तो एक जरूर नल पॉइंट आ सकता है, नल पॉइंट आ सकता है। तो नल पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे जीरो हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड ही जी की वैल्यू होती है, तो उस केस में वेट जीरो हो सकता है। तो यहां देखो जीरो हो रहा है, तो एक सी ही ऑप्शन है जिसमें जीरो एक बार हो रहा है, दो बार जीरो नहीं हो सकते, यहाँ दो बार जीरो हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा, ठीक है। चलो, और एक इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके बीच में ही वो नल पॉइंट आने वाला है, इसीलिए। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका, न्यूट्रल पॉइंट पे जी होगा जीरो, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल। तो 4 मोल आपको रेज करना है जिसमें वर्क नहीं होना है, इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी चेंज में ही चला जाएगा, और इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, NCV डेल्टा T। मोल्स कितने हैं, 4, गैस कैसा है, डायटोमिक, तो CV आपको पता रहेगा, डेल्टा T कितना हो जाएगा, 50। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करने मत शुरू हो जाना है, क्योंकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये इसका आंसर हो गया, R के टर्म्स में 500 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी आया है, तो देखो एक ही दिन में 2 बार रिपीट हो गया, मतलब रिपीट हो गया, 2 बार आया, तो रिपीट तो एक बार ही हुआ ना। ऑलराइट, चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द लॉन्ग थिन मेटल वायर हैज बीन चेंज फ्रॉम T1 टू T2। अगर एक वायर में आप टेंशन चेंज करते हैं तो उसका जो लेंथ है वो लेंथ L1 और L2 लेंथ होता है, तो T1 और T2 टेंशन उस वायर में होते हैं। तो बताओ एक्चुअल लेंथ मेटल का क्या था। तो वैसे तो यहाँ यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगेगा, यंग्स मॉडुलस पता है आपको क्या होता है, F/A टू डेल्टा L/L, डेल्टा L/L है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो फोर्स की वैल्यू जब इधर से रीअरेंज करोगे तो सारे टर्म चले गए इधर, तो YA डेल्टा L/L इज इक्वल टू फोर्स। तो जरा ये वाला टर्म देखो, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना पूरे टाइम सभी के लिए, तो इसका मतलब एक जो वायर है इट कैन बिहेव एज अ स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है।
तो अगर आप इसको खींचते हैं x, तो फोर्स इसमें क्या आएगा, kx आएगा, है ना, मतलब इतना टाइम्स x। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये ओरिजिनल लेंथ हो गया, ये इलोंगेटेड लेंथ हो गया, ये दूसरी इलोंगेटेड लेंथ हो जाएगी जब आप इसको खींच के लाओगे तो फिर से डेल्टा x या x की वैल्यू क्या आएगी, x2 में L2 माइनस L0, और इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है L1 माइनस L0। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो, देखो ये हो गया L1 माइनस L0, L2 माइनस L0, दोनों को कर दो डिवाइड, फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और L0 की वैल्यू निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें कि क्या कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, ये देखो सॉल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Alright, next question. A butterfly is flying with a velocity of 4√2 meter per second in northeast direction. तो ये जो स्पीड है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ इधर ले लो, ईस्ट इधर ले लो, इधर साउथ इधर वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में इसका मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री में जा रहा है 4√2 से। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि इधर का कंपोनेंट क्या लिखोगे 4 और इधर का कंपोनेंट क्या लिखोगे 4। ठीक है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये किस रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, ये विंड के रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे 4i प्लस 4j। नाउ द विंड स्लोली ब्लोइंग 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ अगर आते हो तो नॉर्थ टू साउथ ये होता है, ये विंड हो गया, इसका मतलब माइनस जे हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेगेटिव में नीचे, तो ये दोनों माइनस हो गए, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। फाइनली वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना आपको, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड के लिए आपको नेट बटरफ्लाई की स्पीड निकालनी है, दैट इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या आएगा, तो इनको आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से लिखेंगे ऐसे, तो दोनों को जोड़ दो, तो एक तरह से ये घटा रहे हो आप, तो 4i प्लस 3j हो गया, है ना। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लो तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ले लिए तो मैग्नीट्यूड इज 5, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक ही बात हो गई, है ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू टाइम, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 मीटर, तो 15 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे हुआ। आप इसको बाद में भी लिख सकते थे अलग अलग करके, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Q एंड Q माइनस Q। तो किस तरह डिवाइड करें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स हो। तो इमेजिन करो एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q माइनस Q है, इसका मतलब कैपिटल Q कांस्टेंट है और स्मॉल q वेरिएबल है। तो जब आप फोर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k इनके बीच का डिस्टेंस r ले लो, k q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, एंड मैक्सिमा पाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 फॉर मैक्सिमा, फॉर एफ मैक्स। सही है, तो q के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे आंसर आता है आधा। ठीक है, वैसे आप इसको बिना कैलकुलस के भी कर सकते थे। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम पूछा जाए और इसका जो सम है
वो कांस्टेंट है, इसका सम अगर कांस्टेंट है, लेट्स से 10 है, तो बताइए m और n का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? तो तभी मैक्सिमम होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब 10 का आधा कितना हुआ? 5। तो देखो 5 × 5 इज 25, तो 25 इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट। इसका मतलब हाफ में ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। r² है ये l है तो l की बात कर लो, l², ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा हुआ है, कैसे आया इसका डिफरेंशिएशन ये देख लीजिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर आया q = 2q, दैट इज स्मॉल q = कैपिटल Q/2। ऑलराइट, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। इसमें एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम लिख दिया गया है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंट्रोपी तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो नहीं है, बट इन्होंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, एंट्रोपी का फॉर्मूला को कैसे ट्रीट करना है। तो फिर ठीक है, डायमेंशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताना है कि इनके डायमेंशन के बारे में क्या है। एग्जैक्ट डायमेंशन वो पूछ भी नहीं रहे, तो ये सेम है कि डिफरेंट है, बस ये बताना है। तो सिंपल है। अब इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हैं उनके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो जरा देखो क्या है, म्यू, जे, के एंड आर नंबर ऑफ मोल्स। म्यू का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जे का मतलब है मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, ठीक है। और गैस कांस्टेंट है आर इज गैस कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि अल्फा और बीटा और एस इनके डायमेंशंस क्या होंगे, ये सब बताना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट जो है वो डायमेंशनलेस है, क्योंकि वो 3 से ऐड हो रहा है तो डायमेंशनलेस होगा, है ना, डायमेंशनलेस है। अच्छा, अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो एनर्जी है उसको निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं ना, 3/2 kBT होता है, याद है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी गैस में। इसका मतलब अगर आप डायमेंशन निकालें तो ये हो गया जूल और ये हो गया केल्विन। ये तो 3/2 से कोई डायमेंशन आएगा नहीं। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ केबी इज, डायमेंशन ना लिख के मैं यूनिट लिख देता हूँ, जूल पर केल्विन। डायमेंशन नहीं लिख रहा, जूल पर केल्विन है ये, ठीक है। ऑल राइट, अब मैकेनिकल इक्विवेलेंस क्या होता है ये समझ लो। मैकेनिकल इक्विवेलेंस का कहना है कि जो मैकेनिकल वर्क है, जो W वर्क आप करते हैं, वो J टाइम्स हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। तो ये क्या है, वर्क है, और ये क्या है, हीट है। तो वर्क और हीट दोनों के तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी हुए, क्योंकि वो एनर्जी ही हुआ, है ना। तो वर्क को अगर आप जूल में लेते थे तो इसकी वैल्यू कैलोरीज में लिया जाता था। तो इनको ही रिलेट करने के लिए मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट बनाया गया, बट डायमेंशनली तो वो डायमेंशनलेस हो गया, है कि नहीं। तो J इज डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, तो J की कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस पर म्यू आर पे। तो आपको पता है गैस लॉ से PV = nRT, इसी n को इन्होंने क्या लिख दिया है, म्यू लिख दिया है। तो म्यू इंटू आर क्या होगा, PV/T इज म्यू आर। अब PV भी डायमेंशन जूल का देता है, ये जूल का डायमेंशन देता है, और ये केल्विन का डायमेंशन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू आर का डायमेंशन क्या आ गया, जूल पर केल्विन, केबी जूल पर केल्विन, और ये डायमेंशनलेस। और एंट्रोपी एस का डायमेंशन क्या होगा, एस का डायमेंशन देखो, dq इज हीट, तो अगेन दिस इज जूल पर केल्विन डायमेंशनली, ठीक है। तो ये जूल पर केल्विन है, और ये पूरा लॉग के अंदर डायमेंशनलेस होगा। तो अल्फा और बीटा पहले निकालेंगे तभी आगे बोल सकते हैं। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला मिलकर डायमेंशनलेस होने वाला है। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं,
अब इसकी वैल्यूज को डालेंगे, ध्यान से देखते जाओ। तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा जूल पर केल्विन। कैसा आया? ऐसा आया, देखो ये जो म्यू के आर है अपॉन जे बी स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस होगा। 1 का क्या मतलब हुआ? डायमेंशनलेस होगा ये, ठीक है, तो दिस इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस है भाई साहब, ये तो जूल डायमेंशनलेस होता है। अब म्यू इंटू आर इज जूल पर केल्विन और बोल्ट्जमैन इज ऑल्सो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो स्क्वायर हो गया ना, ये तो स्क्वायर हो गया। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जूल पर केल्विन स्क्वायर, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू जूल पर केल्विन का डायमेंशन। अच्छा ठीक है, बीटा का आ गया। अब अल्फा की बारी है, तो ये दोनों मिलकर क्या होने वाले हैं? एंट्रोपी के बराबर। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल्स टू एस, और एस का क्या होगा? जूल पर केल्विन, और ये भी जूल पर केल्विन है बच्चों, तो ये दोनों डायमेंशनली कट गए, तो अल्फा बन गया डायमेंशनलेस। ठीक है, तो आपको सभी के डायमेंशन पता होने चाहिए थे। तो इसका आंसर 4th ऑप्शन हो जाता है कि अल्फा एंड के हैव द सेम डायमेंशन। अल्फा का डायमेंशन क्या आया? ठीक है, क्योंकि आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, तो इनकरेक्ट 4th ऑप्शन होगा, है ना, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। एस, बीटा, के एंड म्यू हैव सेम डायमेंशन, बिल्कुल सेम डायमेंशन आया, देख लो यहाँ पे, ये सभी के डायमेंशन सेम है, ठीक। और अल्फा और जे डायमेंशनलेस है, तो दे हैव सेम डायमेंशंस, बट अल्फा इज डायमेंशनलेस, के हैज सम डायमेंशन, देयरफॉर these two do not have same dimension. Alright, तो अच्छा क्वेश्चन में से एक है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली सारे यूनिट्स या डायमेंशन पुट करने थे। Alright, moving to the next question. Alright, next question ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इतने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है, x इक्वल्स टू b तक मैग्नेटिक फील्ड है, और 2b तक इस रॉड को ले जाया जा रहा है, फिर 2b से वापस इसको ला रहे हैं। तो बताना है कि ये 4 ग्राफ प्लॉटेड है, 4 नहीं 3 है, तो इसमें बताना है कि ए बी सी किसके ग्राफ हैं, ईएमएफ, फ्लक्स, पावर, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट पहले बिल्ड करते हैं। फ्लक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्लक्स होता है, आपको पता है, बी डॉट ए, है ना, बी डॉट ए। अब इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, तो आप बी ए कॉस 0 बोल सकते हैं। तो जब ये इस जगह से चलना शुरू किया था, तो एरिया पहले इतना ही था, फिर और चला, एरिया और बढ़ा, बढ़ते 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 यहाँ तक तो एरिया बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बढ़ता हुआ तो बस इसमें दिख रहा है, x इक्वल्स टू बी तक, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। उसके बाद जब ये इसके बियॉन्ड आता है, यहाँ तक, है ना, इस जगह पे जब आता है, तो इस जगह तक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ही है, इसके आगे है ही नहीं। तो अगर ये आगे भी बढ़ रहा है, तो एरिया वाला पार्ट तो बच्चों कांस्टेंट ही रहा ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहा। तो उतने दूर तक तो फिर ये कांस्टेंट है, ये कहां तक? बी तक, ये देखो बी तक, ठीक है। अब जब ये बी से वापस लौट कर आता है, कितना डिस्टेंस? और एक बी डिस्टेंस, सॉरी 2b तक तो ये उतना ही रहा, 2b तक तो उतना ही रहा। अब वापस जब लौट के आता है b तक, तब तक फिर कांस्टेंट रहा, तो यहां तक फिर कांस्टेंट है। फिर इसके अंदर जब जाना शुरू करता है तो एरिया डिक्रीज होने लगती है। अब उल्टा हो रहा है ना काम, तो एरिया डिक्रीज हो गई तो फ्लक्स डिक्रीज हो गया। इसका मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्लक्स, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 में ये ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन ईएमएफ क्या होता है बच्चों? ईएमएफ होता है माइनस d∅ बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एक माइनस भी लगाना होगा, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो स्लोप है उसका नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ तक तो स्लोप कांस्टेंट रहा, लेकिन नेगेटिव में होगा तो यस नेगेटिव में। फिर यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है, तो यहाँ तक 0 रहा पूरे दूर तक। फिर यहाँ नेगेटिव स्लोप है, उसका नेगेटिव कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब दिस कैन बी द ग्राफ ऑफ ईएमएफ। तो यस ईएमएफ आ रहा है। अब पावर क्या होता है बच्चों?
पावर का फॉर्मूला होता है या तो V इंटू आई या ई स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो ईएमएफ है आपका, ये ईएमएफ हो गया, ये फ्लक्स हो गया, तो फिर ये पावर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर और यहाँ भी आ जाएगा ऊपर, और इतने में क्या हो गया, 0। ऑलराइट, तो ये हो गई सही। हाँ, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही पार्ट सही आ रहा है। ऑलराइट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ सही तरीके से पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक अगर स्टील है एक ही, तो वो 10 kg का स्टील है, तो 10 kg का स्टील ब्लॉक था, फिर उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, आयरन से सिलेंडर, कितने का, सारे के सारे 20 kg के हैं, तो 20 kg 20 kg 20 kg आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर इफ द मास ऑफ द आयरन सिलेंडर आर इक्वल टू 20 kg, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से पता करना है कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब इन सभी को आप एक सिस्टम के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बना लो जिसमें कितने मास हो गए, 20 20 20 60 प्लस 10 70, तो 70 kg का एक सिस्टम है बच्चों, और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन को R यूज किया गया तो R यूज करेंगे, और ऊपर से mg, ठीक है, और ये सिस्टम नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है A से। आप स्यूडो फोर्स से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, तो A के डायरेक्शन वाले फोर्स को लिखोगे प्लस, तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू ma, तो mg माइनस ma इक्वल्स टू r, और 70 यहाँ से कॉमन ले लो, 70 कॉमन ले लिया, g को ले लिया 10, इसको ले लिया 0.2, इसका मतलब 70 इंटू 9.8, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब ऑप्शन चूज कर लो, ये आ जाता है 686, ठीक है, ये आ जाता है। अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, तो आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का भी कोई रोल आएगा, इसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यू होगी, पर किधर लगाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे ब्लाइंडली फ्रिक्शन यूज नहीं करना है, पहले समझो कि ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन तभी अराइज होता है व्हेनेवर देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन रिलेटिव टू द सरफेस। तो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में थे, ये दोनों कांटेक्ट में, ये यहाँ पे कांटेक्ट में और यहाँ भी कांटेक्ट में, तो बच्चों इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। इसका मतलब ब्लॉक्स के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, आंसर डन। ठीक है ना, तो देयर इज नो कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स फ्रॉम साइड्स, हेंस फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट। तो इधर से कोई नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लग रहा है जो फ्रिक्शन लगेगा। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जीनर डायोड। ये काफी कॉमन हो चुका है, अब तो आपको आदत सी डाल लेनी चाहिए कि जीनर डायोड का एक सर्किट प्रॉब्लम तो आता ही आता है जो कि ऐसा ही बेस्ड होता है। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, रिवर्स बाइस्ड में काम करता है। तो अगर ये 50 वोल्ट है तो बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 ही मेंटेन रहेगा। अब टोटल आपने 100 दिया तो फिर इसके अक्रॉस भी 50 ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो फिर यहां से जो करंट आ रहा है, अगर उसको मैंने कैपिटल I बोला, तो इसमें जो करंट जा रहा है I1 और IZ, तो IZ की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I माइनस I1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, V/R, 50/1000, तो मिली एम्पियर में काम कर लो, तो 50 मिली एम्पियर करंट I की वैल्यू होगी, 50 मिली एम्पियर, और इसकी वैल्यू यहाँ जो I1 है उसकी क्या वैल्यू होगी, V/R, तो 50 यानी कि 25 हो गया, 25 मिली एम्पियर, तो फिर इससे भी 25 ही जाएगा, खत्म, फोर्थ ऑप्शन।
ठीक है, तो कैसे किया मैंने ये? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जीनर डायोड है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो अगर इसके पास जीनर वोल्टेज 50 वोल्ट है तो इसका मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस पूरे टाइम वो 50 वोल्ट ही मेंटेन करके रखेगा जब तक कि इससे ज्यादा आपने सप्लाई दिया है। ये थ्योरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। न्यूक्लियस ऑफ मास एमिट्स गामा रे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो बताना है व्हाट इज द लॉस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले ये समझो कि अगर एक न्यूक्लियस है और उससे फोटोन निकल गया या गामा रे निकल गया, गामा रे, ठीक, तो इसकी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? H न्यू में, ठीक है, ये इसकी एनर्जी होगी। अब ये रिकॉइल करेगा, तो रिकॉइल करने के कारण इसकी मैकेनिकल एनर्जी भी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो एक तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी होगी और एक पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी होगी। तो दोनों एनर्जी इस न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। तो लॉस इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? लॉस इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक तो पार्टिकल फॉर्म में होगा, तो पार्टिकल फॉर्म में क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी को p²/2m, ठीक है, और एक होगा फोटोन के फॉर्म में h न्यू, ठीक है। मास के टर्म में आपको आंसर देना था। तो बच्चों एक बात समझ लो कि जब इससे फोटोन निकल रहा है ना, तो ये मोमेंटम कितना लेके जा रहा है? इसके मोमेंटम के बारे में अगर बात करो तो इसकी मोमेंटम होगी h/λ। अब लैम्डा को रिप्लेस करो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू c/फ्रीक्वेंसी, है ना, तो c और फ्रीक्वेंसी चला गया ऊपर, ठीक, समझ रहे हो? क्योंकि लैम्डा लैम्डा जो होता है आपको वेव के टर्म में पता होगा कि लैम्डा इज इक्वल्स टू c/f होता है या फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। तो f c/f कर दिया, c/ फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया। इसकी वैल्यू आप यहाँ डाल देना। अच्छा, एक सेकेंड, ये जो फोटोन लेके निकल रहा है अपने साथ मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम ये रिक्वाइल कर रहा होगा। कैसे? क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगी। तो अगर ये मोमेंटम mv इधर लेके जाता है तो mv मोमेंटम इसको भी मिलेगा, तभी तो टोटल जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो होना होगा। तो फोटोन का मोमेंटम जो है वही मोमेंटम इसके साथ होगा। तो p इज इक्वल टू क्या लोगे? h ν/c, ठीक है। तो p²/2m यहाँ पे डाल दो, हो गया काम खत्म। तो h ν का होल स्क्वायर h ν/c का होल स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे आएगा h ν। चलो अब h ν को कॉमन ले लो, तो एक h ν तो रह जाएगा और एक c² रह गया अंदर, तो 2mc² प्लस 1। तो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, डन। देखते जाओ। एनर्जी ऑफ फोटोन इज h ν और मोमेंटम जो होगा वो h लैम्डा, ये लैम्डा है बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिए, लैम्डा है, और लैम्डा को आपने लिखा c/v न्यू, c/न्यू। अब टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, देयरफॉर गामा का मोमेंटम और न्यूक्लियस का मोमेंटम का सम जीरो होगा। इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो होगा। देयरफॉर यू कैन से दैट न्यूक्लियस का मोमेंटम इज h ν/c। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर क्या होगा? हाफ mv², तो p²/2m, वैल्यू डाल दो, ये आ गया। तो लॉस इन इंटरनल एनर्जी दोनों का सम, क्योंकि दोनों ही एनर्जी अंदर से बाहर आ रहे हैं, सही है, तो इतना लॉस हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर लो और कॉमन ले लो, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दो रीजन है, रीजन 1 एंड रीजन 2, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, 1.25 एंड 1.4। इसका रेडियस है 25, नहीं रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ 25 है, और ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो बताओ इमेज डिस्टेंस कहाँ होगी? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? मैं दिखाता हूँ।
μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। ठीक है, सारे वैल्यूज आपको साइन कन्वेंशन के साथ पुट करने हैं। ठीक, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जिधर से रे आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा। तो देखो ये इधर घूम रहा है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको आप ऐसे मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हैं 40, वो भी ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिव आ गया। अब सॉल्व कर लो, आंसर जो आएगा वो v की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो नेगेटिव का मतलब वो भी इसी साइड ही बन रहा होगा, यही इसका मतलब है। ऑलराइट, तो थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड में है ऐसा। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस बार एसी वोल्टेज है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 2 mm एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो नॉर्मल करंट ही होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आप यहाँ पे निकालेंगे उसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो एम्पलीट्यूड के लिए आपको एम्पलीट्यूड वोल्टेज लेना होगा और जो इसकी इम्पीडेंस है वो लेनी होगी। बट इस सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर ही है, तो इसका मतलब आप इस Z की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं XC से। अच्छा, अब XC की वैल्यू क्या होगी 1/ωc, ये होगी। अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2πf। f कितना हो गया 50, तो ये 100 पाई हो गया। और c की वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, तो c की वैल्यू के लिए आप ये पुट करेंगे c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक है, तो c में एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। a कितना है, a इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो a एप्सिलॉन नॉट है ना बाय d चला गया ऊपर। ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट बाय d है तो d चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो d की वैल्यू है कितना, d इज 2 mm, तो 2 mm में 2 इंटू 10⁻³ ऊपर आ गया। अब ये 100 पाई को आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 4 100 पाई है ना। लेकिन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों ये हमारे लिए नोन है, 9 इंटू 10⁹ होता है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d, a एप्सिलॉन नॉट बाय d आ गया कैपेसिटर 1/ωc, ओमेगा की जगह आपने ये डाल दिया। ठीक है, d वाला पार्ट ऊपर चला गया। अब इस 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹। अब सॉल्व करो तो xc की वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दोगे तो एम्पलीट्यूड करंट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड डेसिमल जो है वो बड़ा सा था। ठीक है ना, तो यही आपका एम्पलीट्यूड आ जाता है। डन, कोई इसमें ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको भी आपको ऐसे समझना था कि यहाँ आरएमएस नहीं लगाएंगे, आरएमएस से गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको एम्पलीट्यूड पुट करना था, तो इसलिए एम्पलीट्यूड वोल्टेज लोगे और एम्पलीट्यूड करंट उससे निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, देख लो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नॉर्मल रिएक्शन n फॉर अ व्हीकल ऑफ 800 kg मास नेगोशिएटिंग अ टर्न 30 डिग्री बैंक फ्रॉम बैंक्ड रोड। ठीक है, एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विदाउट स्कीडिंग इज, मतलब आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है और जो कार है वो टर्न ले रहा है एक बैंक्ड रोड में, तो बताना है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल इसका आप अगर एफबीडी देखेंगे तो अपने आप ही आंसर आपको मिल जाएगा। देखो जब ये टर्न लेता है ना, ये आपका ऐसे रोड है मान लो इस तरह से, तो ये अपने इस रेडियस पे घूम रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो अगर ये मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड, तो इसका मतलब इसको ऊपर की ओर स्किड करने की टेंडेंसी होगी, तो उसको रोकने के फ्रिक्शन पूरी जद्दोजहद कर रहा होगा। ये फ्रिक्शन इधर आ गया। ठीक है, और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है इसे, mg नीचे। तो सारे फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अब इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो यहाँ से एंगल ले लेते हैं इसका,
ये जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल 30 है तो ये 60 डिग्री हो गया। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, कितना, म्यू एन कॉस 60, और इधर क्या आएगा, म्यू एन साइन 60, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या आएगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो नॉर्मल कॉस 30, और एक इधर आएगा अपना, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आते हैं, और साथ ही साथ इधर mv²/r भी आएगा, बट हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब है ही नहीं। तो ऊपर वाले जो फोर्सेस हैं वो नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे, तो ऊपर और नीचे अगर बैलेंस हो रहा है तो कैसे लिखोगे, देखो n cos 30 माइनस mg माइनस म्यू n cos 60 इक्वल्स टू 0, सही है। ये वाले टर्म नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। तो क्योंकि आपको n निकालना है तो इस mg को ले जाएंगे इधर, mg इधर आ गया, नॉर्मल को आप कॉमन ले लीजिए, फिर सारे वैल्यूज गिवन है पुट कर दीजिए, आंसर आ जाता है अपना नॉर्मल। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है, नॉर्मल के कंपोनेंट्स और फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स लेने हैं mg के डायरेक्शन में, ना कि mg को रिजॉल्व करना था। वैसे भी हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, बट इन दैट केस फिर इसके कंपोनेंट्स भी लेने पड़ेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि ये पूरे टाइम हॉरिजॉन्टल था, इसलिए वर्टिकल के कोई कंपोनेंट mv² की नहीं आने वाले वर्टिकल के डायरेक्शन में, इसलिए नॉर्मल को ही रिजॉल्व करना आसान होता है, अच्छा होता है, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। इसमें क्या दे रखा है, करंट है 5 एम्पियर और एरिया दिया हुआ है 0.04 एंड द एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज, मैग्नीशियम की रेजिस्टिविटी गिवन है 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो देखो सबसे पहले करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर लो, तो I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो I है 5, J आपको निकालना है, A है 0.04 और cos 60 है हाफ, तो यहां से J निकाल लीजिए, ठीक। अब इस J का यूज कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E इक्वल्स टू रो इंटू J, ठीक है। तो J आपने निकाल लिया यहां से और रो यहाँ पे दिया है, डाल दो आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया होगा, तो इसका प्रूफ एक बार फिर से बता देता हूँ, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो R को लिखोगे रो L बाई A इंटू V। अब देखो बच्चों I बाई A यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक से देखो I बाई A, ये तो J हो गया, और L को इधर ले आइए, तो V बाई L इक्वल्स टू J इंटू रो, और V बाई L क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है उससे आप लिख सकते हैं V बाई L इक्वल्स टू E इक्वल्स टू रो इंटू J, यहाँ से आ गया, ठीक है। वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा, ये रहा वैल्यू डालकर, ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ टाइप ABC है जिनके मासेस इस तरह से गिवन है, तो बताना है RMS स्पीड जो है एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होगा। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3RT/m होता है, ये होता है, ठीक है। तो RMS स्पीड √m के प्रोपोर्शनल होता है। अब m का ये रिलेशन है तो फिर v का उल्टा रिलेशन होगा, तो 1/v का फिर एक उल्टा रिलेशन हो जाएगा, है ना, इनवर्स वाला। बस हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर, डन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आवर सेक्शन बी विच इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर आपके किसी भी इंटीजर में हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज Q इक्वल्स टू चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब ये है चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। फ्रिक्शनलेस प्लेन में है और ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी में, कितनी दूरी में है 10 सेंटीमीटर,
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर, तो बताना है कितना टाइम पीरियड लगेगा इस मोशन का। यहां से यहां आने का टाइम इज टाइम पीरियड, ठीक है। ये कोई एसएचएम नहीं हो रहा क्योंकि ये कांस्टेंट फील्ड है, तो इसलिए एसएचएम नहीं होगा, वेरिएबल में होने के चांसेस हो सकते थे, तो आपको टाइम पता करना है। तो देखो क्योंकि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इसका मतलब सिमेट्रिकल मोशन होना है। तो यहाँ से यहाँ का टाइम अगर t है तो फिर वहां से लौटने का भी टाइम t होगा, और टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक। तो टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, a इक्वल्स टू एफ बाई एम से, और f की वैल्यू क्या होगी, q इंटू ई बाई एम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहाँ से चार्ज पता है, तो देखो चार्ज बाय मास ही तो स्पेसिफिक मास है, तो ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर लगा देना है, तो t निकल आएगा और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, फिर जो भी टाइम आएगा उसका डबल टाइम इज योर आंसर। ये रहा इसका सोल्यूशन, डिस्टेंस को मीटर में ले आए, ठीक है, एक्सेलरेशन सारी वैल्यू डाल दिए, आंसर आ रहा है 1/2, तो उसका डबल होगा, दैट इज 1, तो 1 इज योर आंसर, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक, सिंपल है। बस समझना है कि टाइम पीरियड का क्या मतलब है, ऐसे जाकर फिर लौट कर आने का जो टाइम है वही टाइम पीरियड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is your second question. If a spring gun having spring constant given है और small ball जिसका मास पता है, ठीक है, इसके अंदर बैरल में फिट करते हैं और इसको हिट करते हैं, ठीक है, प्लेस एट द डिस्टेंस d on the ground. There should be a box placed at the distance d on the ground so that the ball falls in it. इसका मतलब यहाँ पर d डिस्टेंस ये ऐसे जो है यहाँ से मान लेते हैं, d डिस्टेंस पर बॉल गिरने वाला है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए और बॉल यहाँ पे गिरेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल होने वाला है ना, ऐसे पहुंचेगा। तो आपको इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड पहले कैलकुलेट करनी है, जो कि इनिशियल स्पीड हो जाएगी। फिर ये जो डिस्टेंस है, ये एक ही डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ तक ही 2 मीटर है, के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो फिर नीचे आने का टाइम कितना होगा, इसका मतलब आपको रेंज निकालना है, ये रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, याद है क्या, रेंज का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कैसे लिखोगे, √2h/g, वैल्यू डाल दो, हो जाएगा सॉल्व। और v कैसे निकालोगे, v तो गिवन नहीं है, v कैसे निकालोगे, तो v के लिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि आप x इसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिंग लिखा हुआ है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो स्पीड निकल आएगा। ये रहा इसका सोल्यूशन, हाफ के x स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv², v की वैल्यू आ गई, ये रहा v, फिर h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर से टाइम निकाल लिया आपने, फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो यही वैल्यू अपना d है, ये रहा डायग्राम, देख लीजिए, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस डायग्राम सही तरीके से बना लो, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डन, ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन भी है, दोनों चीजें हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि एक रॉड है m मास का जिसकी लेंथ l है, ठीक है। तो ये रॉड ऐसे बना लो, m मास l लेंथ ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस हिट्स एट वन एंड ऑफ द रॉड विथ वेलोसिटी u। तो यहाँ से ऐसे आता हुआ एक पार्टिकल है जो इसको हिट करता है, ठीक है, ऐसे u से हिट करता है, ठीक, स्मॉल m। और हिट करने के बाद कोलिजन कैसी लिखी हुई है, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक, इसका मतलब E इक्वल्स टू 1 होगा। और कोलिजन के बाद पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ये भी लिखा हुआ है। तो दो बातें आप समझ लीजिए, जब भी अनहिंज्ड, हिंज नहीं है, फ्री है, तो फ्री रॉड जब भी होता है तो आप एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं,
दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और तीसरे जो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है वो E इक्वल्स टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो जो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो सेम होगा, लेकिन ये रॉड जो है ना ये ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन मोशन भी करेगा, क्योंकि वन ऑफ द एंड पे आपने हिट किया तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा ओमेगा से, और इसके रॉड की जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे चलने लग जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ रॉड हो गया और ओमेगा हो गया, ठीक है। तो वो हिट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है ऐसे। आप सोचो एक टेबल के ऊपर है ना, और हिट किया और ऐसे घूमता हुआ रॉड आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ग्रेविटी की कोई रोल नहीं होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। ऑलराइट, तो इस टाइप के बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे और लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? तो लीनियर मोमेंटम लिखने के टाइम आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहले तो इनिशियल मोमेंटम 1 की थी mu, और फाइनल मोमेंटम भी 1 की होगी, ये तो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो जब भी एक बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में होता है तो उसकी जो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होती है वो मास इनटू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो VR है, वेलोसिटी ऑफ रॉड, बस यही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, हो गया लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? सबसे पहले किसके अबाउट, तो मैं इसके अबाउट ले लेता हूं, वैसे तो आप कहीं भी ले सकते हैं, इसके अबाउट नियर सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास के सामने। तो इसके अबाउट अगर आप देखेंगे तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, MVR MUR, R कितना L/2, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया MU L/2, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, और इनिशियली ये चल नहीं रहा था तो इसकी एंगुलर मोमेंटम 0 है रॉड की, फाइनली इसकी 0 हो जाएगी और इसकी रहेगी। अब सुनो, मैं आपको याद दिला देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में किसी भी एक के अबाउट लिखते थे R क्रॉस P प्लस I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अब R क्रॉस P में R वेक्टर और P वेक्टर देखो पैरेलल है, ये R वेक्टर है क्योंकि जिसके अबाउट होता है उससे सेंटर ऑफ मास का एंगल देखते हो, तो आप इसके अबाउट ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास का एंगल दोनों पैरेलल हो रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी और ये R वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। और सेंटर ऑफ मास के बाद इसकी एंगुलर मोमेंटम में मोमेंटम इनर्शिया क्या लेंगे, mL/12 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दो mL/12 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा भी अननोन है, V भी अननोन है, आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ M/M। तो फिर एक रिलेशन E से निकलेगा, बट E आप किसके अबाउट लेंगे, किससे लेंगे, क्योंकि ये तो दोनों मोशन में है ना, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में, तो हमेशा E इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड अलोंग लाइन ऑफ हिटिंग, जिस लाइन के अबाउट हिट हो रहा है उसी पे ये डिफाइन होता है E, ठीक है ना। तो चलो मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं इसका सॉल्यूशन, बाकी सारी चीजें तो मैंने सॉल्व कर ही दी है, इधर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए ये इनिशियल है जस्ट बिफोर कोलिजन, ये रेस्ट पे था, बाद में ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये ओमेगा और V के साथ मूव करेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, डन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट O आपका यही है, तो R क्रॉस P का पार्ट 0 हो गया, तो I ओमेगा हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में आप E लिखेंगे, तो E हमेशा लाइन ऑफ हीटिंग के डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बच्चों जब ये सेपरेट कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, देखो ये ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रॉड वाली वेलोसिटी है, और ये ओमेगा के कारण एक ओमेगा का टेंजेंशियल वाला पार्ट आएगा, है ना, ऐसे ये वाला पार्ट आएगा ओमेगा R, ओमेगा R, R कितना है L/2, तो V प्लस ओमेगा L/2 ये होगी, ठीक है। तो देखो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो V प्लस ओमेगा R आ गया
और दूसरा पार्ट तो बॉल तो रेस्ट पे था, तो वो वाली उसकी वेलोसिटी नहीं आई, और अप्रोच के दौरान रॉड की वेलोसिटी 0 है, इसलिए केवल बॉल की वेलोसिटी आई। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये रॉड है और ये बॉल है, ये केवल u स्पीड से आ रहा है, तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी है u, तो रेस्ट पे था, और बाद में रॉड मूव कर रहा है किससे, वेलोसिटी ऑफ रॉड प्लस ओमेगा एल बाई 2, ये ओमेगा था। ठीक है, इनको जोड़ दो, ये हो गया। बस रेशियो 1 होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और एक पहले वाली इक्वेशन आएगी, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यही एक पूरे पेपर में आप मीडियम टू टफ कैटेगरी में ला सकते थे, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर, और किस फॉर्म में देना था, 1/x के फॉर्म में, और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ऑलराइट, सो दिस इज इट, कॉपी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एन ऑब्जेक्ट व्यूड फ्रॉम अ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप लेंस ऑफ मैग्निफिकेशन 6। देखो सारे वैल्यूज ने गिवन है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करके सीधा आंसर सॉल्व कर दूंगा इसको। ठीक है, इसने कहा कि अगर टोटल मैग्निफिकेशन इज डबल ऑफ द अर्लियर, तो 6 का डबल हो जाएगा 12। ये ना नियर पॉइंट डिस्टेंस है, मतलब कहाँ तक आप देख सकते हैं अपने आंख से नियर पॉइंट, तो 25 था उसका। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि अगर आई पीस अलॉन्ग विद द गिवन लेंस एंड द ट्यूब ऑफ द लेंथ इज 0.6 मीटर, तो इसको 60 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, है ना, सारे सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं। तो बताना है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ निकाल लीजिए, है ना। अच्छा, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लग गए, तो वहां पे आई मतलब जो नई जो बन के आ रही है ना, जो 60 था, एक सेकेंड, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 60 है, उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और डी अपना वही 25 रहा, तो एफ ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, उसको यहाँ डाल दिए, आई पीस की फोकल लेंथ निकल आएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, तो 25 इज योर आंसर। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन को, तो आई पीस का आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहले वाले में ऑब्जेक्टिव का निकल के आता है, दूसरे वाले में पुट कर देना है, ऐसे होता है सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंडक्टर गिवन है, रेजिस्टर गिवन है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगी सच दैट करंट को लीड कराना है वोल्टेज 45 डिग्री से। इसका मतलब इस तरह का ग्राफ, नीचे वाला पार्ट ज्यादा होगा ऊपर वाले से, है ना। तो यहाँ पर आप लिखते थे R और इधर लिखते थे XC माइनस XL, है ना, और ये करंट होता था और ये वोल्टेज हो जाता था, है ना। I से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये बन जाता है V, एक तरह से VC माइनस VL, तो इसका रिजल्टेंट V हो गया, और ये इसको अगर I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो VR हो जाएगा, तो ये नेट V हो गया, है ना। तो नेट V यहाँ से 45 डिग्री बनाना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, ये VR नहीं है, VR इधर वाला है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया R, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया XL माइनस XC हो गया। सही है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना, इनका रेशियो 45 डिग्री है, इसका मतलब ये पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो XL माइनस XC शुड बी इक्वल्स टू R। अब XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। ठीक है, देखो इसका टाइप्ड सॉल्यूशन। ठीक, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो XC माइनस XL बाय R दोनों हो गए बराबर। सॉल्व किया आपने तो ओमेगा वगैरह सब कुछ गिवन है, C की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो C की वैल्यू ऐसे आ रही है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, 1/x × 10⁻³ फैरेड, तो उस फॉर्म में आप लिखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल, देख लीजिए फिर से कि जो फेज बनता है वो 45 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. Frequency of a car horn encountered a change from 400 Hz to 500 Hz when the car approaches a vertical wall. ठीक है. If the speed of the sound is 330 meter per second, then the speed of the car in kilometer per hour is. ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो आपको पता है कि डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे लगाना है. तो कंसेप्ट क्या है, एक वर्टिकल वॉल है और वर्टिकल वॉल से फ्रीक्वेंसी चेंज नजर आ रही है. तो देखो ऑब्जर्वर और सोर्स जो है ना वो दोनों कार का ही काम हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी अगर F0 निकालता है तो ये साउंड जाकर यहाँ पे टकराती है या फिर वापस से ये लौट कर आती है. तो पहले ये ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा और ऑब्जर्वर ये रिसीव कितना कर रहा है फ्रीक्वेंसी वो आपको निकालना है. तो F1 रिसीव कर रहा है मान लो. तो बाद में वो F1 का कौन सा फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा होगा जो इस तक पहुंच रही होगी, वो वाली फ्रीक्वेंसी वापस इस तक जो पहुंचेगी उसमें और इसमें जो चेंज नजर आ रहा है वो 400 से 500 नजर आ रहा है. ये सवाल है. तो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, आपको स्पीड ऑफ कार निकालना है. ठीक है. तो आइए सोल्यूशन देखते हैं. तो मान लीजिए v स्पीड से अप्रोच कर रहा है एक वर्टिकल वॉल, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है. ठीक है. तो वॉल एज एन ऑब्जर्वर, इफ वॉल इज एन ऑब्जर्वर देन फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल इज now the observer is at rest and the source is moving. तो डिनोमिनेटर में c माइनस v हो गया. c का मतलब स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ पे c का मतलब स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है. लाइट नहीं है, साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड. तो एक को v लिया, दूसरे को c ले लिया, बस इसीलिए c वर्ड यूज किया मैं यहाँ पे. ठीक है. अगेन द वॉल एज अ सोर्स. नाउ दिस बिकम्स अ सोर्स एंड दिस बिकम्स एन ऑब्जर्वर. तो सोर्स बिकम्स एट रेस्ट एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग. तो इधर से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके एक सोर्स की तरह ये काम कर रहा होता है. तो काफी कॉमन सा डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन है. तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन कार इज, अब वो F1 फ्रीक्वेंसी अचीव करेगा, है ना. F0 नहीं करेगा, वो F1 को ट्रीट करेगा. ठीक है. तो F1 की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो C और ये C कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला C कैंसिल हो जाएंगे. तो न्यूमरेटर में C प्लस V, डिनोमिनेटर में C माइनस V, और ये 400 और ये 500 है. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. वैल्यू गिवन है किसकी, C की वैल्यू गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड. बट द क्वेश्चन सेड किलोमीटर पर आवर में निकालो. तो बाद में इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. बस इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऑप्शन इसमें है नहीं तो मिस्टेक आप कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में भी आंसर आ सकता था. ठीक है. तो ये हो गई बात. एक बार फिर से देख लीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. कैरियर वेव का फंक्शन गिवन है और इट इज मेड टू वेरी बिटवीन V max 200 वोल्ट एंड V minimum 120 वोल्ट. ठीक है. अच्छा, बाय अ मैसेज सिग्नल की जो इक्वेशन है वो गिवन है AM sin 2 pi 10⁻³ वोल्ट. ठीक है. तो द पीक वोल्टेज AM ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज, पीक वोल्टेज कितना है ये बताना है आपको. चलो देखो, आपको पता है कि मैक्सिमम की कितना होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड का सम, और मिनिमम कितना होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस. तो मैक्सिमम कितना की गिवन है क्वेश्चन में देख लो, 200 गिवन है ना. V max और V minimum 120 गिवन है. तो V max को लिख दिया 200 और उनका सम लिख दिया. तो यहाँ से VM आ गया 40, क्योंकि VC आपको पता है, VC इज 160. ठीक है. उसका एम्पलीट्यूड ही होता है. ऑलराइट, 160. तो पीक वोल्टेज क्या हुआ, 40 हो गया, खत्म, सिंपल. तो सम इसका गिवन है और वन ऑफ द एम्पलीट्यूड इज गिवन, दूसरा आप निकाल लेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ सर्कुलर डिस्क रीचेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L, नीचे से ऊपर जाता है. व्हेन इट स्लिप्स डाउन द प्लेन इट टेक्स T1 टाइम. जब वो स्लिप करके आता है तो T1 टाइम लगता है, और जब वो रोल करके आता है तो T2 टाइम लगता है. तो बताइए इनका रेशियो क्या होगा. सिंपल, इसके एक्सेलरेशन पे बेस्ड होगा. सही है. तो टाइम जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √a होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है. तो अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, तो T2/T1 क्या हो जाता है,
रूट A1 बाई A2, बस हो गया। अब आपको याद रखना है कि जब वो स्लिप करता है बच्चों, स्लिप, तो उस समय एक्सेलरेशन होगी g sin थीटा, और जब वो रोल करेगा, रोलिंग है, तो g sin थीटा 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, है ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय r स्क्वायर, कोई भी एक लगा दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय mr स्क्वायर, ठीक है, इनकी वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाता है। सिंपल इसका रेशियो का इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा सीधा सीधा। ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस बार वेव डिस्टरबेंस का फंक्शन गिवन है, एक ये और एक ये, लेकिन एक अलग अलग टाइम पे गिवन है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी शेप डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन, देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव आपको बताना है। तो कैसे करें इसको? देखो, वेव डिस्टरबेंस जो होता है वो फंक्शन होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, बट यहाँ केवल x और x की गिवन है, इसका मतलब t की वैल्यू पुट करके इन्होंने लिख रखा है। तो y की वैल्यू एट x, 0, क्योंकि 0 टाइम है, क्या है देखो, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अंदर में स्क्वायर है, ठीक है। और x की वैल्यू 1 पे, t की वैल्यू 1 पे, t की वैल्यू 1 पे, x माइनस 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब अगर मैं टाइम के टर्म्स में इसको जनरलाइज करना चाहूं तो ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस 2t का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो t की वैल्यू 0 डालो तो ये आ जाएगा, 1 डालो तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म है यहाँ पर, यही टर्म स्पीड है, यही vt होता है ना, vt लिखते हैं वहां पे, तो ये v है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 2, हो गया, खत्म, ठीक है। ये देखो, तो x माइनस v2 का होल स्क्वायर हो गया। एक बार t की जगह 1 डाले तो v होगा, इनको कंपेयर करो तो 2 आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ही था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The last question of this shift is, in the reported figure, the heat energy absorbed by the system in going through a cyclic process is dash pi joule, ठीक है। तो ये किलो पास्कल में है ये, ठीक है ना, प्रेशर इज इन किलो पास्कल और ये लीटर में, ठीक। तो इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जूल में आ जाएगा, तो इसलिए आपको बस इसका एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या ये सर्कुलर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का भी 20 का डिफरेंस है, लेकिन ये प्रेशर के टर्म में है, ये वॉल्यूम के टर्म में है, इसलिए इसको आप एलिप्स के जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना कितना है, हीट एनर्जी निकालना है। तो देखो, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू बच्चों 0 होता है, तो फर्स्ट लॉ अगर लगाओगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, इसमें ये पार्ट हो गया 0, तो जो वर्क होगा वही डेल्टा क्यू होगा। और वर्क कैसे निकालोगे, एरिया, तो इसका एरिया इनसाइड दिस पार्ट निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 इंटू r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो रेडियस के लिए, अच्छा, रेडियस के लिए आप 20, तो ये डायमीटर हो गया ना बच्चों, डायमीटर हो गया, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना होगा, हाफ करना होगा, है ना, हाफ करना पड़ेगा, तो यानी कि 10 10 100 हो, ठीक है। तो 100 आ गया इसका आंसर, 100। तो ये ऐसा यूनिट में है क्योंकि लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे और इसको पास्कल में लाओगे 10⁻3, तो लीटर और मीटर में 10⁻³ होता है और उसमें +3 होता है, वो दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और जूल बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था सोल्यूशन फर्स्ट शिफ्ट का। अब मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में सोल्यूशन लेकर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या और किस तरह से पैटर्न है ना। एनटीए ने इस बार जो भी पेपर बनाया इस शिफ्ट में एक भी एरर मुझे नहीं दिखा। ऑलराइट, तो ये अच्छा पेपर में से एक है और इसको मैं रखूंगा टुवर्ड्स इजी टू मीडियम कैटेगरी। टफ
एक भी क्वेश्चन एज सच लगा नहीं, एक क्वेश्चन लगा क्योंकि उसमें रोटेशन के अच्छे कंसेप्ट मिक्स थे, ठीक है। तो चलिए विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन एंड दिस वीडियो। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, ओके। तो 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट में वीडियो सोल्यूशन के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।